नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। हमारी जो क्लासेस चल रही थी भारत के संविधान की, और भारत के संविधान में हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। चौथी क्लास है प्रस्तावना। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो हम इसको आज कवर करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अपन पहले कल वाला जो रिवीजन कर लेते हैं। कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से क्या है कि हमारी जो तैयारी ठीक हो जाएगी वापस से। तो देखो, भारत के संविधान सभा की हम बात कर रहे थे, तो संविधान सभा की पहली बैठक की हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसमें जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, ठीक है। और पहले अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था फ्रैंक एंथोनी को। किसको? फ्रैंक एंथोनी को। और प्रथम वक्ता, मतलब पहली बार जो भाषण दिया था संविधान सभा में, वो थे जेबी कृपलानी। प्रारूप समिति तैयार करने और विचार विमर्श किया गया। प्रारूप समिति तैयार मतलब संविधान का जो प्रारूप है, ढांचा तैयार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक समिति की गठन की गई। उसमें गठन में कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। कब किया गया प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने होते हैं? 7। जिसमें से भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष होते हैं प्रारूप समिति के, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे KM मुंशी, फिर होते हैं गोपाल स्वामी आयंगर, छठे होते हैं एन माधवराव, और सातवें होते हैं TT कृष्णमाचारी। और एन माधवराव जो होते हैं BL मित्र के स्थान पर आते हैं। कृष्णमाचारी साहब आते हैं DP खेतान के जगह पे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था यहाँ पर अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है हमारा, इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, जो है ऑफिशियली इसको अनाउंस करके अपना लिया गया था। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करें तो कि मई 1949 को राष्ट्र भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली थी। राष्ट्रमंडल कौन कौन से संगठन है? राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ से मतलब क्या है कि कॉमनवेल्थ का मतलब यह है कि जो भी देश ब्रिटिश राज्य के उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश रहे हैं, वो इसमें जो है सदस्य रहते हैं। अब दो डेट याद करने को कहा था मैंने, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। लगभग 15 से 16 जो अनुच्छेद है इसमें लागू हो गए थे। और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि संविधान बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था पूरी तरह से? तो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। वहां अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर फिर अध्यक्ष का जो है स्थायीकरण कर दिया गया, मतलब पहले स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एक स्थायी उपाध्यक्ष भी चुना चुना गया, वो थे SC मुखर्जी। तो पहले पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार की हम बात करें तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? BN राव, बेनेगल नरसिंह नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं देखो यहाँ से कि आपके कांस्टेबल के एग्जाम में कि ऐसा अध्यक्ष कौन था, संवैधानिक सलाहकार कौन था, है ना, समिति का अध्यक्ष कौन था। दूसरे स्थायी उपाध्यक्ष की हम बात करें तो दूसरे स्थायी उपाध्यक्ष थे VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति में थे TT कृष्णमाचारी और ये हैं VT कृष्णमाचारी। ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है। और संविधान मतलब दो दो दिन के गैप के बाद जो है पहली बैठक हुई 9 दिसंबर, फिर हुई 11 दिसंबर, फिर ये होती है 13 दिसंबर। तो बैठक होती है, यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव मतलब था कि हम संविधान का निर्माण किस तरह से करने हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो वो जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्ताव कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। अब हम बात करें तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तो मतलब टोटल जो संविधान जो बनने में टाइम लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको जो है बनने में समय लगा।
इसमें कुल खर्चा कितना हुआ, इसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि 389 जो सदस्य थे उसमें से भारत का विभाजन हो जाता है। विभाजन के बाद जो सदस्यों की संख्या बच जाती है 299। तो 299 में से 184 सदस्यों ने जो है संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर करे थे। तो ये क्वेश्चन आता है कितने जो सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने आपके हस्ताक्षर किए थे। इसको लेखन लेखन का काम किसने किया था, मतलब लिखने का काम किसने किया था, वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, रायजादा साहब थे जो आपके, इन्होंने जो संविधान को लिखने का काम किया। अब हम कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। समितियों में क्या थे, हमने कल बात करी थी कि संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति, ध्यान रखना कि जवाहरलाल नेहरू साहब इसके जो थे अध्यक्ष थे। हम बात करें फिर आगे प्रांतीय संविधान समिति की और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो देखो प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है। अब आगे देखो तो फिर देखो हमने बात करी संचालन समिति। संचालन समिति कौन सी, जो नियम और प्रक्रिया संबंधी संचालन समिति उसकी बात करते हैं, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल हो या फिर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो या पटवारी हो, कुछ भी हो एग्जाम, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये पार्ट है। फिर प्रारूप समिति का तो आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। फिर चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्रस्तावना। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है मेरे को मोटिवेशन देता है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रस्तावना में देखो, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना के अंदर जो है हमारे, प्रस्तावना के अंदर क्या है कि संविधान का स्रोत। पहले हम बात करते हैं कि संविधान का क्या स्रोत रहा है। कि संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत की हम बात करें तो संविधान का स्रोत जो है कौन है, भारत के लोग। भारत के लोग। अब बोले ये क्या है, अब मैं बताता हूँ क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमने अपने सरकारी किताबों के पीछे भी देखा होगा, मूल करते हुए प्रस्तावना लिखी रहती है ना। देखा होगा काफी, छठी सातवीं आठवीं 10वीं की क्लास में किताबों के पीछे लिखा रहता है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मा गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से आपने जो है डिटेल पढ़ी होगी। तो वही है हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है भारत के लोग, मतलब संविधान का स्रोत क्या है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल किसको माना है, कि न्यायपालिका को माना है, संसद को माना है, किसको माना है पावरफुल, तो पावरफुल माना है सबसे ज्यादा जनता को, है ना। मतलब कानून का निर्माण एक तरह से इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो यही समझ में आता है कि जनता ने किया, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग आता है ना, तो हम भारत के लोग जो है आपके जनता का ही द्योतक है। ठीक है। अब इसमें हम देखो, हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि इसकी जो प्रथम पंक्ति है ना, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की हम बात करें। प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। कहाँ से लिया गया है ये शब्द जो है आपके कहाँ से लिया गया है, ये आपके लिया गया है कहाँ से। एक कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो ये कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग लिया गया है आपके अमेरिका से। अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रथम पंक्ति, संविधान की प्रथम पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना का जो प्रारूप है, प्रस्तावना का प्रारूप है, तो प्रारूप की हम बात करें तो प्रारूप कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ये फैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको, और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सारे जो है छोड़कर आते हैं। तो हमारे संविधान की प्रथम पंक्ति कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, और प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रस्तावना, अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या वो क्वेश्चन उठता है, क्या प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। जहां से क्वेश्चन आने ना आपके, मैं वही बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक संविधान का जब आरंभ प्रस्तावना से होता है, और जबकि इसके रुचिकरी बात यह है कि संविधान की जो प्रस्तावना है
इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है? 17 अक्टूबर। अपने से देखते हैं इसको, प्रस्तावना प्रस्तुत, प्रस्तावना प्रस्तुत, प्रस्तावना कब प्रस्तुत की जाती है? वो की जाती है आपके 17 अक्टूबर 1949 को जो है प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। और प्रस्तुत करते समय जो अम्बेडकर साहब है वो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का जो है अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है 17 अक्टूबर 1949 को। और अम्बेडकर जी कहते हैं, अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। किसका अंग है? संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। लेकिन उसके बाद 1960 में एक वाद आता है, 1960 में एक वाद आता है। वाद मतलब कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है, जो अपने वाद होते हैं ना, मतलब जो केस चलते हैं उसको वाद कहा जाता है। तो हाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, तो उस केस का नाम था बेरुवारी, बेरुवारी संघवाद, संघवाद 1960 में आया था। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया आपके कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि बोले प्रस्तावना जो है आपके संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इन्होंने कह दिया। मतलब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि अम्बेडकर जी ने प्रस्तुत करते समय क्या कहा था? प्रस्तावना को जो प्रस्तुत किया था ना 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में, तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो उसके बाद क्या होता है? 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा बेरुआरी संघवाद में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और वाद आया था 1973 में। उस वाद का नाम है केशवानंद, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, केशवानंद भारती वाद आया था। तो इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। देखो इसमें और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन आपके इतनी काम की है नहीं। आपको केवल जो है आपके एग्जाम पेपर से मतलब है। तो पेपर से मतलब अपने क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन सही होंगे जब आप इसको संक्षेप में और अच्छा पढ़ेंगे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, अम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव पास किया था, दिया था, तब उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। उसके बाद जो बेरुवारी वाद आया था 1960 में, तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर 1973 में वापस से जो है केशवानंद भारती वाद, ये जो है आपके संविधान सभा जो संविधान जब हम पढ़ेंगे ना आगे भी बहुत जगह केशवानंद भारती वाद आएगा। इसके अंदर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। मूल ढांचा या आधारभूत सिद्धांत लिख लो एक अलग से, बाकी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मूल ढांचा या आधारभूत सिद्धांत का जो है इसमें निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये भी कहा गया था। और उसके अलावा भी मूल ढांचा या आधारभूत सिद्धांत का बात कही गई थी। तो ये मूल ढांचा और आधारभूत सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ कि बेरुवारी संघवाद में तो इन्होंने बोला कि इस प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है ना। लेकिन 1973 में जो है हम बात करें केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अब क्या कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है ना। जैसे अपन लिख लेते हैं कि भाई प्रस्तावना, अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि कोई कभी तो कह रहे हैं कि नहीं है, तो कभी कह रहे हैं है। तो देखो इसमें एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि प्रस्तावना संविधान का, संविधान का अंग तो है, अंग तो है, लेकिन यह, लेकिन यह न तो शक्ति का स्रोत है, न तो शक्ति का स्रोत है ना, और न ही शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। न ही क्या करता है? शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब अंग तो है, लेकिन ये शक्ति का मतलब यहाँ से क्या ना, कोई कानून मतलब शक्ति का स्रोत नहीं है ये, शक्ति प्रदान नहीं करता किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्ति को, और न ही शक्ति पर प्रतिबंध लगा, ना ही ये जो है प्रस्तावना किसी व्यक्ति की शक्ति पर या किसी संस्था की शक्ति पर रोक लगाती है। तो इस तरह से संविधान का अंग इसको मान लिया गया। कुल मिला के बात ये है, निष्कर्ष तो ये निकल के आता है। अब हम बात करें आगे, तो प्रस्तावना के अंदर है ना, जो हमारी प्रस्तावना थी वो थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक संशोधन होता है, वो संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। वो तो संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर। तो इस संविधान संशोधन के अंदर जो है, हमारी संविधान सभा में तीन शब्द, संविधान सभा की जो प्रस्तावना है इसमें तीन शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए। तो वो कौन कौन से शब्द थे? वो शब्द थे आपके, एक तो था समाजवाद। कौन सा शब्द था? समाजवाद। एक था आपके पंथ निरपेक्ष, ठीक है, कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। और एक था आपके अखंडता, ठीक है, कौन सा था? अखंडता। तो इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है कि देखो, समाजवाद का क्या मतलब होता है? समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो हमारे उत्पादन और वितरण के जो भी साधन है ना, हमारे जो उत्पादन और वितरण के जो भी साधन है ना, उस पर किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। उस पर जो अधिकार होगा वो राज्य का होगा, और राज्य है ना, जन लोक कल्याण के हिसाब से अपने हिसाब से जो है वहां पे वितरण करेगी। तो ये होता है आपके समाजवाद का उद्देश्य। हम बात करते हैं फिर पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का खुद का एक धर्म है, मतलब पूरे देश का एक धर्म है, और वो धर्म है इस्लाम, ठीक है। मुस्लिम धर्म को वो मानते हैं और मुस्लिम धर्म को ही वो मान्यता देते हैं, पाकिस्तान का देश का धर्म है, ठीक है। और हम बात करें हमारे इंडिया की, हम बात करें हमारे प्यारे भारत की, हमारे इंडिया की, तो इसमें क्या है, पंथ निरपेक्ष है ये। हमने संविधान सभा पढ़ी है, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द आता है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, तो भारत का कैसे कोई धर्म नहीं है? इसका मतलब ये है कि राज्य जो भारत हमारा राज्य है, कि मतलब पॉलिटिकल भाषा में सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि जैसे हम देश बोलते हैं ना, पॉलिटिकल की भाषा में है ना, हम राज्य कहते हैं उसको, जैसे भारत राज्य है, ब्रिटिश राज्य है ना। तो ये तो ज्योग्राफी वाली उसमें आता है, और ये राज्य पॉलिटिकल वाली भाषा के अंदर आता है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हम भारत जो देश है, भारत जो राज्य है, उसका कोई धर्म नहीं होगा, है ना। मतलब कोई धर्म नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि धर्म से निरपेक्ष रहेंगे, मतलब यहाँ पर जो है सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, सभी धर्मों की समानता यहाँ पे देखने को मिलती है ना। मतलब यहाँ पर अगर हिंदू भी रहते हैं ना, तो हिंदू भी इतना इंपॉर्टेंट है, और मुस्लिम रहते हैं तो मुस्लिम भी इतना इंपॉर्टेंट है ना। सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाएगा। और हम बात करें तो सिख रहते हैं, तो सिख भी इतने इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बौद्ध रहते हैं तो वो भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे देखा, भारत जो है विविधता में एकता इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इसलिए ये जो भारत को विविधता में एकता वाला देश भी कहा जाता है, कि यहाँ पर जो है सभी धर्मों को जो है समान रूप से सम्मान मिला है। अब हम आगे बात करेंगे, हम अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 से 28, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम आगे जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी धर्मों के लिए जो है समान रूप से कानून बनाए गए हैं, कि सभी धर्मों का जो है उत्थान हो उसके बारे में, और सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। तो हमारा जो कानून है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमारा जो संविधान है, मूल अधिकार दिए गए हैं बहुत ज्यादा। और आप सोचो कि 1946 से जब कैबिनेट मिशन आया था, तब से संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ था। तो 1946 में लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर, जो संविधान सभा में बैठे थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी अच्छी गजब की थी कि आज भी वो प्रासंगिक है। उन्होंने उस टाइम ही सोच लिया था कि आगे ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है भारत जैसे देश में, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि वो आज भी प्रभावी हैं, उनमें कोई फेरबदल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा संविधान जो है, भारत जो का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आपको बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम अच्छा हम अखंडता रह गया। अखंडता का क्या मतलब है? अखंडता का मतलब है कि भारत के जो है टुकड़े नहीं होंगे, टुकड़े
नहीं होंगे। तो अखंडता को मतलब बिना टूटे हुए ही ये, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो राज्य है, मतलब राजस्थान राज्य है तो बोले कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा या मैं पाकिस्तान में चले जाऊंगा। तो कोई भी राज्य जो है टुकड़े नहीं होगा, एकता ही रहेगी सभी राज्यों के अंदर, किसी के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये तीन शब्द जो है आपके 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए निम्न में से नहीं है। तो तीन ऑप्शन ये दे देगा और एक अलग दे देगा, जैसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे देगा। ठीक है, इस तरह से जो ये आपके प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना वाला जो है आपके कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें आगे चल के दूसरे उसकी, तो हम देखते हैं संविधान के अंदर, संविधान का स्रोत का जो मैं वीडियो में डाल दूंगा आपके लिए अलग से। हम बात करते हैं अब संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अच्छा, हम बात करते हैं, अब बेसिक चीज तो हमने बताई नहीं आपको। बेसिक चीज क्या है कि हमारे जो भारत का संविधान है, ये देखो भारत का संविधान, तो प्रस्तावना समझ में आ गई होगी, प्रस्तावना खत्म हो गई है। अब हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं जो हम बेसिक बेसिक जानकारी करते हैं। देखो इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये वाली बात हो गई। तो इसमें स्पष्ट हो गया ना कि यहाँ से दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, स्वीकार किया कौन से वाद में, केशवानंद भारती वाद में। प्रस्तावना में कौन कौन शब्द कब जोड़े गए, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, एक सेकेंड, भारत का जो संविधान है इसमें वो कितने कितने क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद कितने हैं। तो इसमें जो थे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची, अनुसूची थी आपकी कितनी, कितनी अनुसूचियां थी, यहाँ पे थी शुरू में, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, 8। ये लिख लेना एक जगह, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये लिख लेना, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, भारत का संविधान मतलब ये लो, यहाँ पे मैंने मूल लिख दिया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। ठीक है, भाग कितने थे, भाग कितने थे इसके, 22 भाग। ठीक है, और अब क्या हुआ है, अब कुछ नहीं हुआ है। अब कितने अनुच्छेद है, वही 395 है। कहीं कहीं आपको 445 है ना, 400 ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन वो गलत है, 395 ही है अनुच्छेद। अब देखो क्या होता है ना कि ये कैसे जोड़ते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये कैसे जोड़ते हैं, 395 अनुच्छेद से 440 कैसे बताते हैं ये। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा अनुच्छेद 14 है ना। अब संविधान संशोधन होते हैं ना, तो जैसे 14 है, तो अनुच्छेद 14 है कि मतलब विधि के समक्ष समानता। तो ये है अनुच्छेद 14। तो इसमें जैसे खंड होते हैं ना, एक, खंड दो, है ना, ये तीन, तो ये होते हैं ना, तो ये जो होते हैं आपके खंड, इनकी संख्या बढ़ती रहती है संविधान संशोधन होके। ठीक है, इनकी संख्या जो है बढ़ती रहती है, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो वो गलत है। हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये तो वो है सब। ठीक है, इसके अंदर उपबंध है, उपबंधों को थोड़ी काउंट करेंगे अपन। तो अनुच्छेद अभी भी 395 है, और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो जरूर हो गई है। तो अनुसूचियों की संख्या संविधान संशोधन के द्वारा 12 हो गई, कौन कौन सी हुई है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। और 22 भाग एज इट इज है। ठीक है, तो संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद है, 395, अनुसूचियां कितनी है अभी वर्तमान में, 12, और भाग है इसमें 22। अब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अनुसूचियां, अनुसूचियां, अनुसूचियां। पहली अनुसूची की हम बात करें, फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची की हम बात करें, तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे हमारे हो गया, राज्य हो गया जैसे पंजाब हरियाणा, ठीक है, अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो राज्यों के नाम, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी। तो कौन कौन सी है वो, आपकी जैसे दिल्ली हो गई, चंडीगढ़ हो गई, है ना, दमन दीव हो गया, है ना, दादर नागर हो गया, तो ये जो है पांडिचेरी हो गई। तो ये क्या है कि आपके अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो ये संघ राज्य क्षेत्र राज्यों के इसमें नाम दिए गए पहली अनुसूची के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड अनुसूची के। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, अनुसूचियों वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और मोस्टली मैं बताऊं, कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं आपको। अनुसूचियां जो है आपको यहाँ से पढ़ लोगे तो निहाल हो जाओगे। सेकंड अनुसूची में क्या है? सेकंड अनुसूची में बहुत सिंपल सी चीज है, याद करा दूंगा, याद क्लास के अंदर ही। याद कैसे करा दूंगा? अभी देखो मैं आपको डराता हूँ थोड़ा। डराता कैसे हूँ? कि मैं ना बहुत सारा लिखवाता हूँ थोड़ा सा ना, फिर आपको लगेगा यार ये कैसे याद होगा। ये याद 2 मिनट, दो मतलब मैं बताऊँ 5 सेकंड में याद हो जाएगा। अब देखो, देखो सेकंड अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित, है ना। संचित निधि क्या होती है? आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब सरकार के पास जो भी पैसा होता है ना, तो उसको संचित निधि में, मतलब ये फंड होता है ना, तो फंड होता है तो इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस पर जो भी खर्चा करते हैं तो इसी में से सरकार करती है, कि जैसे किसी को पैसा देना है, वेतन देना है, तो सरकार इसी में से ही खर्चा करती है। तो संचित निधि पर भारित, है ना। अब भारित क्या, जैसे हम लिखते हैं इधर राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष को क्या कहते हैं राज्यसभा में? सभापति, तो राज्यसभा सभापति, ठीक है। अब हम बात करें फिर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब आप सोचोगे उपराष्ट्रपति ऊपर क्यों नहीं लिखा, नीचे क्यों लिखा? तो होता क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, राज्यसभा का सभापति जो होता है आपके, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब हम बात करें राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष लिख लो बस एक बार, मैं समझा दूंगा, भी 2 मिनट लगेगी आपको। विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं विधान परिषद, विधान परिषद सभापति, ठीक है। अब ये विधान परिषद क्या नई चीज आ गई, ये सोच रहे होंगे आप। विधान परिषद उपसभापति, सोच रहे होंगे ना, उपसभापति, ठीक है, विधानसभा उपसभापति, ठीक है। अब आगे देखो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, बस लिख लो, अभी मैं समझा दूंगा, 5 मिनट लगेगी बस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के न्यायाधीश, ठीक है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये देखो, अब मैंने क्या लिखवाया, आप ये देखो, लिख लो आप एक बार। लिख लिया क्या आपने? लिख लो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल। सेकंड अनुसूची, अनुसूची में क्या लिखवाया मैंने देखो, भारत की संचित निधि पर भारित, भारित जैसे मतलब इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, वेतन की बात होती है, वेतन कि भारत की संचित निधि पर भारित वेतन देते हैं हम। किनको वेतन देते हैं? वेतन किसको देते हैं कि हम संचित निधि से किस किस को वेतन देंगे, इसमें ये इसका उल्लेख है। तो इसमें किसको देंगे? हम देंगे राष्ट्रपति को, हम देंगे राज्यपाल को, हम देंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, राज्यसभा के सभापति को देंगे और राज्यसभा के उपसभापति को देंगे। उपराष्ट्रपति हटा लो एक बार यहाँ से, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को हम वेतन देंगे। हम फिर देंगे राज्यों के अंदर जैसे विधानसभा होती है तो विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति को और विधान परिषद के उपसभापति को। अब विधान परिषद क्या चीज है? जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के अंदर तो केवल विधानसभा है, दूसरा सदन है ही नहीं। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है आपके विधान परिषद, विधान परिषद
अभी है, मतलब जैसे वहां पे सेंटर में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा है, तो वहां पर जो है अन्य राज्यों में जो है आपके विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। फिर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो उनके जज होते हैं, उनका भी वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग। तो कैग का जो वेतन है, इसका भी जो भुगतान है भारत की जो है संचित निधि से किया जाता है। ठीक है, तो पहले में क्या था, पहले वाली अनुसूची में क्या था? तो पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची में था कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम की बात करी गई है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? कि वेतन की बात की गई है। किसके वेतन की? कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, ये देखो ग्रुप में बना दो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग। ठीक है, इनकी वेतन की बात की गई है। तो ये कौन सी अनुसूची में दूसरी अनुसूची, दो, दो नंबर की अनुसूची, मतलब वेतन दो, वेतन दो। तो वेतन से याद हो गया, वेतन किस में मिलेगा? दो, दो में, तो वेतन दो, ये बोलते हैं वेतन दो। तो अनुसूची कौन सी हो गई? दो। ठीक है, हो गया याद? देखो इतना इजी तरीके से मैं याद करा दूंगा आपको। तीसरी अनुसूची पढ़ ले क्या? चलो पढ़ ही लेते हैं तीसरी अनुसूची भी। तो तीसरी अनुसूची है, हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची। चलो तीसरी तीसरी पढ़ेंगे, बाकी फिर कल देखेंगे, है ना। तो तीसरी अनुसूची के अंदर हम बात करें तो तीसरी अनुसूची का क्या मतलब है? इसमें बात की गई है शपथ की। किसके शपथ की? इसमें किसकी शपथ की बात की गई? इसमें देखो आपकी शपथ की बात की गई है। इसमें शपथ की बात की गई है आपके, सबसे पहले तो सांसद उम्मीदवारों की शपथ, मतलब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद, इनकी शपथ की बात की गई है ना। सांसद की शपथ की बात की गई है, मंत्रियों की शपथ की बात की गई है, मंत्रियों की शपथ, है ना। उसके बाद हम बात करें तो एमएलए की, एमएलए मतलब विधायक, आपके विधायकों की शपथ की बात की गई है। उसके बाद हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ की बात की गई है। ठीक है, न्यायाधीश के शपथ की बात की गई है। फिर हम बात करेंगे तो कैग की शपथ की बात की गई है। इसमें केवल शपथ की बात की गई है। तो किस किस की शपथ, मतलब जितने भी हमारे चुनाव से लड़के आते हैं ना सांसद, उनके शपथ शपथ लेते हैं। फिर वो मंत्री बनते हैं तो मंत्रियों की शपथ की बात की गई है। एमएलए बनते हैं तो एमएलए की भी जो शपथ होती है उसकी शपथ की बात की है। जो शपथ आपने देखा होगा, जब नई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो फिर जो पहली मीटिंग होती है उसमें जो है आपके राज्यपाल साहब या राष्ट्रपति साहब जो है शपथ दिलवाते हैं। तो शपथ दिलवाते हैं, तो शपथ दिलवाते हैं ना, तो वो शपथ की कहाँ से उल्लेख है? तो वो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि शपथ दिलवाई जाएगी किस किस को, इन इनको। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब भी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वो पद पे बैठने से पहले शपथ लेता है। कैग जो है आपके कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल, इसकी जो शपथ है वो भी इसमें तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है। अब देखो, अब याद कैसे करेंगे कि तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? शपथ की बात की गई है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि शपथ की बात की गई है तो तीसरी अनुसूची लगानी है। अब शपथ में कितने अक्षर हैं? शपथ में है 3 अक्षर, तो तीसरी अनुसूची हो गई। ये हो गया ना, एक दो और तीन, तीन, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर से क्या हो गया? अनुसूची तीन। ठीक है, इस तरह से जो आपको याद करवाऊंगा मैं। और जो है आपके आगे भी हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर कि शपथ की और भी तो लोग शपथ लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति साहब भी शपथ लेते हैं आपके, राज्यपाल भी शपथ लेते हैं ना। तो यहाँ पे नोट लगा के लिखो, एक 10 रुपए का नोट लगाओ और नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो यहाँ पर क्या लिखना है? इसमें नोट लगा के ये लिखना है कि आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, और आपके राज्यपाल, राज्यपाल, इनकी शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है। इनकी शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है। तो ये कहाँ से शपथ लेते हैं? इनका उल्लेख कहाँ पे गया है? तो इसमें देखो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आपके 60 के अंदर, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 69 के अंदर, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159। जब भी टफेस्ट एग्जाम हो जाएगा, मतलब आपके कांस्टेबल के अंदर या पटवारी के अंदर, जब वो आएगा ना आपके, क्या मतलब, जो पेपर थोड़ा हार्ड आएगा ना, तो हार्ड पेपर आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि
निम्न में से शपथ नहीं दिलाई जाती तीसरी अनुसूची के तहत। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ नहीं दिलाई जाती। और या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, फिर ऑप्शन दे देगा तीसरी अनुसूची में, फिर अनुच्छेद 60 भी दे देगा। तो फिर अपन क्या है, वहां पे गलती कर देंगे कि हम लिख देंगे हाँ शपथ का उल्लेख तो अनुसूची अनुसूची 3 में है, परंतु शपथ जो राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें और राज्यपाल की बात करें, तो इनकी शपथ का उल्लेख 60 में, 69 में और 159 में दिया हुआ है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती, वो सांसद के रूप में ही शपथ ले लेता है। लोकसभा, जैसे हम बात करें लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, या हम बात करें हम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, तो उनकी अध्यक्ष अलग से तो कोई शपथ होती ही नहीं है, वो तो तभी ले लेते हैं जब वो एमएलए या एमपी का जो चुनाव होता है तब लेते हैं। ठीक है, अलग से शपथ का उल्लेख नहीं है। तो यह है अनुसूची 3। आप लोग बात ध्यान रखनी कि एमपी की शपथ, मंत्रियों की शपथ, एमएलए की शपथ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ और कैग की शपथ जो है अनुसूची 3 में है। बाकी जो 3 बच के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ के लिए अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159 में उल्लेख है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।